के लिए ढाबे पे गया और उससे बात हुई, तो उसने मुझे बोला, उसने कहा कि जब स्टेट की बात आती है तो हम लोकल उम्मीदवार को देखते हैं, लेकिन जहाँ नेशन की बात आती है तो वहाँ हमारा एम्फेसिस मोदी जी पर है। तो यहाँ पे लीडर के ऊपर फोकस है, ना कि पार्टी पे इतना फोकस है। देखिए, घोटाले तो उठते रहते हैं। घोटाले क्या बीजेपी के काल में नहीं उठाए? इन्होंने बोल दिया कोविड स्कैम है, इन्होंने बोल दिया राफेल स्कैम है, सब कुछ है। ये तो मीडिया वालों को भी तो कुछ चाहिए ना अपना चैनल चलाने के लिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक स्किल्ड लेबर भी हूँ, तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप स्किल्ड लेबर नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आजकल जो आम इंसान है वो कुछ भी गवर्नमेंट के बारे में बोलने से डर रहा है, क्योंकि इनका होल्ड बहुत अच्छा है मीडिया के ऊपर, और आप कुछ भी ट्वीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो वहीं रुक जाता है, आगे तक पहुंचता भी नहीं होगा। मैं आपको मतलब गारंटी से बोल सकता हूं। सो आई डोंट थिंक कि अभी है इनके लोगों के पास, थोड़ा सा डर है। सो इन्होंने बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया है मीडिया को, सो थोड़ा डर आम जनता में तो है। और इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर 37 गोदावरी मार्केट में, और जैसा कि आपको पता है कि नोएडा में सेकंड फेज में चुनाव होने वाले हैं 26 अप्रैल को। तो क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है, जनता क्या सोच रही है, हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 3 सज्जन जो कि हमें बताएंगे कि नोएडा में क्या माहौल चल रहा है। और गुड इवनिंग सर। करण जी, करण है मेरा नाम। करण जी, आप 26 तारीख को मतदान होने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप वोट करेंगे। आप क्या माहौल देख रहे हैं? कि चुनाव में जीत किसकी होगी, ये प्रश्न है। हाँ, प्रश्न ये भी है, और फिर माहौल, वोटर का टर्नआउट किस तरफ है, वोटर का झुकाव किस तरफ है, ये सारी बातें जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, अगर हम लोग मेन शहरों की बात करें और अगर हम छोटे कस्बों या गांव की बात नहीं करते हैं, तो झुकाव डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, सिक्योरिटी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, क्राइम को रिलेटेड जो पॉलिसी है, या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है, या रायट ना होना, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो उस पर लोगों का काफ़ी झुकाव है कि पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं को दिया जाए, क्योंकि प्रतिद्वंदी और कोई है नहीं। प्रतिद्वंदी शुरू से क्या रहे हैं, जब बीजेपी में कोई ऐसे नहीं थे चीफ मिनिस्टर कभी जो एक सुचारू रूप से प्रजातंत्र को यूपी में चला सकें, तो क्या था, मायावती थी बीएसपी की और मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव। तो जो भी होता था इन लोगों के दोनों के बीच में ही हुआ करता। सर, आपको याद दिला दूं कि चुनाव विधानसभा का नहीं, लोकसभा का है, यानी कि आप सेंटर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल तो सेंटर के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भूल गया था। तो मोदी जी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, मैं कुछ समय पहले गोवा था 2 साल पहले, और वहाँ पे उस समय अपने लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। तो उस समय मेरी एक चाय पीने के लिए ढाबे पे गया और उससे बात हुई, तो उसने मुझे बोला, उसने कहा कि जब स्टेट की बात आती है तो हम लोकल उम्मीदवार को देखते हैं, लेकिन जहाँ नेशन की बात आती है तो वहाँ हमारा एम्फेसिस मोदी जी पर है। तो यहाँ पे लीडर के ऊपर फोकस है, ना कि पार्टी पे इतना फोकस है। आपके यहाँ के उम्मीदवार महेश शर्मा हैं। हाँ जी। तो वो आपको पसंद है, उनकी पॉलिसी पसंद है आपको? ऑनेस्टली मुझे महेश शर्मा पसंद नहीं है। अगर नेशनल लेवल पे मैं वोट दूंगा तो मैं मोदी जी को दूंगा। नहीं, मेरे को महेश शर्मा नहीं पसंद। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, महेश शर्मा सिर्फ मीडियम है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको मोदी जी कौन सी पॉलिसी सबसे बेहतर लगती है, क्या पसंद आता है उनमें? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। एक ज़माने में जब मैंने वाजपेयी जी को वोट दिया था, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय मैं वोट देने लायक हो गया था, और वाजपेयी जी का जो मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो था, उसमें था कि हम लोग इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, और उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया, बना के दिखाया, और मैंने वोट ही इसलिए दिया था। तो मेरा जो फोकस है, देखिए, अब हम लोगों के लेवल पर ऑनेस्टली पेट का मामला नहीं है। हम लोगों को वो नहीं है कि जो एक बेसिक ज़रूरत है गांव में या एक छोटे शहर में, बिजली, पानी और खाना और नौकरी, वो हम लोगों का इशू नहीं है। हम लोगों का वो इशू नहीं है। हम लोगों का इशू अब ये है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या नहीं है, हमारे बॉर्डर सिक्योर है कि नहीं है, हमारा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक सशक्त लीडर है या नहीं है, जो जिसको लोग देख सकते हैं, जिसके साथ लोग बात करने को तैयार हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। ऑनेस्टली कुछ हद तक इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, लेकिन अगर आप पूरा हिस्ट्री देख लें तो ऐसा कोई, मतलब आपके जो वोटिंग के मुद्दे होंगे, जो आपको वोटिंग में इन्फ्लुएंस करेगा, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनल सिक्योरिटी देश के लिए नेशनल लेवल पर, हम लोगों के लिए नेशनल लेवल पे बात होगी। थैंक यू सर। व्हाट्स योर गुड नेम सर? नवीन।
आप क्या करते हैं? मैं मीडिया कंसल्टेंट हूँ। बहुत खूब, तो मतलब आप हमारी बिरादरी के हैं। बिल्कुल जी, आपके कैमरा रेंटल से लेके फिल्म प्रोडक्शन लेके सारा काम करते हैं हम। तो अब मैं देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे मीडिया से वाला सवाल करूंगा। अब विपक्ष आरोप लगाता है कि पूरा मीडिया मोदी जी ने खरीद लिया है, कि आप क्या कहेंगे इस पे? जब बीजेपी विपक्ष पे था तो वो कांग्रेस के लिए यही बोलता था, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। अगर आज के डेट में कांग्रेस आएगी तो जो भी मीडिया हाउस है वो कांग्रेस का गुणगान करेगा, वो कांग्रेस की तरफ करेगा, क्योंकि भैया रूलिंग पार्टी के साथ हर कोई जाना चाहता है। तो तब बीजेपी यही बोलेगी, अरे देखो ये रूलिंग पार्टी के साथ है। तो ये तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आप काफ़ी साल से आप भी मीडिया में हैं, मैं भी मीडिया में, मुझे 20 साल हो गए। जब यूपीए 2 का शासनकाल था तो कोयला घोटाला और बहुत सारी चीज़ें मीडिया ने उठाई थी, तब तो मीडिया ने कांग्रेस सपोर्ट नहीं किया था। देखिए, घोटाले तो उठते रहते हैं। घोटाले क्या बीजेपी के काल में नहीं उठाए? इन्होंने बोल दिया कोविड स्कैम है, इन्होंने बोल दिया राफेल स्कैम है, सब कुछ है। ये तो मीडिया वालों को भी तो कुछ चाहिए ना अपना चैनल चलाने के लिए, और अपोजिशन भी उनको। आपने जो कहा कि जो सत्ता में होता है मीडिया सपोर्ट करता है उसका, तो मैंने उसी बात के लिए आपसे सवाल पूछ रहा था। तो कर रहा हूँ, देखो एंटायरलिटी तो नहीं देगा ना कोई भी मीडिया हाउस। उनको बीच बीच में ऐसे भी तो मुद्दे चाहिए जो लोगों को इंटरेस्ट में रखे, ऑपोजिशन को भी एक फेवर में रखे और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत बोले। 100% तो कोई नहीं करेगा। अच्छा, देखिए, विपक्ष के दो बहुत अहम आरोप होते हैं। वो एक है महंगाई, इन्फ्लेशन, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इन्फ्लेशन तो कोई इंडियन फिनोमिनन नहीं है, ये तो वर्ल्ड ओवर है। तो इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ता जाएगा, लोगों की कमाने की भी क्षमता बढ़ रही है और खर्च करने की भी क्षमता बढ़ रही है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक स्किल्ड लेबर भी हूँ, तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप स्किल्ड लेबर नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर आप स्कूल कॉलेज जाके आपने डिग्री हासिल नहीं करी, आपने एजुकेशन हासिल नहीं करी, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बट अगर आप यूज़ करके उसका आप स्किल लेके, एक डिग्री लेके, एक टेक्निकल स्किल लेके अगर आप किसी के पास भी जॉब पे जाएंगे, आपको पक्का मिलेगा जॉब। अच्छा, देखिए, आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, एक सिविलाइज सिटीजन हैं और एक इंटेलेक्चुअल भी हैं। तो मैं आपसे मोदी जी की 5 खासियतें और 5 ऐसी चीज़ें जिस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, यानी 5 सलाह, ये जानना चाहूँगा आपसे इस क्विक। 5 खासियतें, 5 खासियत तो देखिए, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का काफ़ी नाम कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। आपने ऑलमोस्ट 4 मेट्रो स्टेट्स में मेट्रो थे, अब ऑलमोस्ट 4 + 16 सिटीज़ में मेट्रो और आ रहा है। इंफ्रा 2, नेशनल सिक्योरिटी टाइट है, हम घुस के मार रहे हैं अभी। पहले की तरह हम निंदा नहीं कर रहे और क्रिकेट मैच नहीं कैंसिल कर रहे हैं, अब हम घुस के मार रहे हैं। चौथा, वो सबको आगे लेके जाना चाहते हैं, सबको। 5वां पॉइंट, मैं गर्व से बोल सकता हूँ मैं हिंदू हूँ। अब मैं मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को मालूम है एक हिंदू लीडर है, एक हिंदू पार्टी है जो मेरे बैक पे खड़ी हुई है। बहुत की तरह मैं सेक्युलर नहीं बन सकता। अब 5 ऐसी सलाह, मतलब जो आप चाहेंगे मोदी जी उसमें अपने कार्यशैली में बदलाव लाएं और 5 चीज़ें करें। थोड़ा सा कम्युनल एंगल को थोड़ा सा कस के चलें। हमेशा हिंदू भी है, सबके साथ लेके चल रहे हैं, बट थोड़ा सा हो गया, ये मानना पड़ेगा। चाहे मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं गर्व से बोलता भी हूँ, बट हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम एक डेवलप नेशन बन पाएंगे, एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे। मतलब आपका ये स्टेटमेंट ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? नहीं, हो तो रहा है, तो फिर हो तो रहा है, बट मीडिया अगर कुछ बोल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच होगा। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल, मतलब अगला पॉइंट जिसमें मोदी जी को काम करना चाहिए। ये जो एक नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। एक कंट्री को एक प्रोग्रेस करना है, हमारे जितने भी 26 स्टेट्स हैं, हमारे को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव कौन सा गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो सबको साथ लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं ट्विटर वगैरह पे जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड हो रखा है, तो ये उनको देखना पड़ेगा कि ये ना हो। वैसे मोदी जी ने इस बार केरल पे और तमिलनाडु पे बहुत फोकस किया है, तो आपको नहीं लगता कि ये पर्याप्त है? स्टार्ट हुआ है, मतलब इसको और स्पीडी बढ़ाना, 23 आगे बढ़ाना चाहिए। टाइम लगेगा, अगली बोधी है, टाइम लगेगा, पेड़ आने में, फूल में, फल में टाइम लगेगा। अगली सलाह
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और उनको बोलना है अपना ये आतंकवादी और ये सब ना अपने पास रखो, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने कटोरा पकड़वा दिया, तो आपको नहीं लगता है ऐसा? बिल्कुल पकड़वा दिया है। नोटबंदी जब हुई तो जितने भी उनके फर्जी नोट सर्कुलेशन में थे सब बंद हो गए। ये 3 सलाह हुई आपके मोदी जी के लिए। हाँ जी। चौथी सलाह? सोचना पड़ेगा, मेक इन इंडिया को और तवज्जो दे और पुश करें, तो इससे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा सा और बढ़ावा दे। कुछ एक सिंगल विंडो पॉलिसी करें जो अभी है नहीं। अभी भी कुछ चीज़ें हमें खोलनी है, कुछ करना है तो हमें 4 जगह जाना पड़ता है, तो एक सिंगल विंडो पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे अभी हम नोएडा में हैं, नोएडा अथॉरिटी में गए, हमने अपना एक एप्लीकेशन दिया कि हमारे को ये करना है, उसका चाहे तो एक फिक्स अमाउंट फीस भी ले ले, बट मेरे को 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में ना भगाएं, कभी लखनऊ कभी कहीं कभी। अब मेरा एक बार एप्लीकेशन दे दिया, उसका मैंने आपको फीस दे दिया, वो आपकी तरफ से अब होके आना चाहिए मेरे पास। बहुत खूब। अब आखिरी सलाह मोदी जी के लिए? आखिरी सलाह, फिर एक बार मोदी सरकार लेकर आइएगा सर। ठीक है, पीछे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गुड नेम सर? आतिन मलिक। मलिक साहब, आप क्या करते हैं? मेरा सोशल मीडिया का बिजनेस है। बहुत खूब। तो सोशल मीडिया तो मोदी मोदी के नारों से पटा हुआ है, तो आप क्या उस कैंपेन का हिस्सा है? मतलब देखा सब कुछ जाता है बट बोला कम जाता है, बिकॉज इस गवर्नमेंट में आपको बोलने की क्षमता इतनी नहीं दी गई है, थोड़ी कम है। अच्छा, तो बड़ा अहम सवाल उठाया आपने कि यानी कि पर्सनल फ्रीडम पे आपका कहना है कि वो स्क्वीज हो रही है। आजकल जो आम इंसान है वो कुछ भी गवर्नमेंट के बारे में बोलने से डर रहा है, क्योंकि इनका होल्ड बहुत अच्छा है मीडिया के ऊपर, और आप कुछ भी ट्वीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो वहीं रुक जाता है, आगे तक पहुंचता भी नहीं होगा। मैं आपको मतलब गारंटी से बोल सकता हूं। सो आई डोंट थिंक अभी है इनके लोगों के पास थोड़ा सा डर है। सो इन्होंने बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया है मीडिया को, सो थोड़ा डर आम जनता में तो है। तो आपके ये मुद्दा आपके वोट को डिसाइड करेगा? नॉट रियली, बट क्योंकि मैं जिस सेक्टर से आता हूँ, मुझे चाहे आप मोदी का दिखा के चाहे बीजेपी का दिखा के, मुझे सोशल मीडिया पे अच्छा धंधा मिल जाता है कि जो कैंपेन्स ये लोग चला रहे हैं उसी तरह का कैंपेन हम भी सामने पिच कर देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी एजेंसी है जो काम कर रही है, हम छोटे लोग हैं, ठीक है, बट उनका दिखा के हमें धंधा मिलता है तो मेरे पास पैसा आता है उससे। सो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है उससे। देखिए, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है, मतलब आपके पास हजारों लाखों इनपुट आते होंगे, तो उस इनपुट के आधार पे आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाली सरकार किसकी बन सकती है और क्या होने वाला है? देखिए, हमारे पास और कोई फेस नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई फेस नहीं है। मेरे को इतना मोदी जी की पार्टी से इतना वो नहीं है लगाव, बट मुझे मोदी जी की पार्टी में कुछ लोग हैं जिनसे मुझे लगाव है। यूपी के लिए मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से क्राइम को पकड़ बनाई है, क्राइम को ख़त्म करने पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी की ताकत टीना है, TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव? टीना का क्या मतलब होगा? देयर इज नो अल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव अभी नहीं है, बट आने वाले टाइम में शायद कुछ निकल के आएगा, बट अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या निकल के आएगा। अभी उनका ही टर्म दोबारा आने वाला है, 110% आएगा। तो आप मान लीजिए इस बार का टर्म मान लीजिए मोदी का आ जाएगा, आप आने वाले भविष्य में किस में उम्मीदें देखते हैं अपनी? आने वाले भविष्य में देखिए, अभी तो कोई फेस है नहीं। राहुल गांधी का अभी कोई अस्तित्व रह नहीं गया उनकी पार्टी का, क्योंकि ख़त्म होती जा रही है पार्टी। केजरीवाल दिल्ली पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बैंडविड्थ और पावर नहीं है कि वो सारी जगह कवर कर पाएँ। सो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 टर्म तो हमें मोदी जी देखने ही पड़ेंगे, ज़रूर है। तो यहाँ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में योगी जी आगे निकल के आएंगे, मोदी जी के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के ज़रूर। आपको जैसे अभी वो यूपी के हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टर्म्स के बाद योगी आदित्यनाथ PM भी बन सकते हैं। यानी कि आप योगी जी को सक्सेसर के रूप में देखते हैं मोदी जी के? 100% योगी जी इज अ सक्सेसर, 100%। बहुत खूब। तो हम नोएडा के गोदावरी मार्केट में खड़े थे और हमारे साथ 3 बहुत अहम सज्जन मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस किस आधार पर वो मोदी को सपोर्ट करते हैं और उनकी मोदी के लिए से उनकी क्या डिमांड्स हैं।
और वास्तव में देखा जाए तो इनकी सलाहियत जो थी, उनकी जो सलाह थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अहम थी। हम उम्मीद करेंगे मोदी जी वीडियो देखें और उनकी सलाहों पर जरूर गौर करें, क्योंकि उनकी मोदी जी की भलाई के लिए भी है। जी आपका शुभ नाम सर? विनय विक्रम सिंह। आप क्या करते हैं? मैं एनिमेशन, गेम डिज़ाइन और एक तरह से आर्ट डायरेक्शन। सर आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं भारत के, और चुनाव आने वाले हैं आपके शहर में, 26 तारीख को चुनाव है सेकंड फेज में, तो क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल जहाँ तक मेरा नज़रिया है उसमें तो कमल का ही प्रभुत्व दिख रहा है, और बाकी पार्टियों में मेरे ख्याल से एक खींचतान महसूस की जा रही है। आपस में ही समीकरण बैठ नहीं रहे हैं जैसे बैठने चाहिए। तो कुल मिला के मोटा मोटा जो अगर एक निष्कर्ष पे पहुँचे तो यही है कि शायद पुनः रिपीट होने के चांसेस हैं। तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपके नज़रिए से? उनकी एक तो 2-3 चीज़ें बोली जा सकती हैं। पहली उनकी विदेश नीति जो चल रही है इस समय, उसने जो भारत का एक स्थान अभी विश्व पटल पर स्थापित किया है वो आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। दूसरा जो उनकी मंत्रिमंडल है उसमें कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग जितने हैं उनका जिस तरह से नवीनीकरण हुआ, नए नए रास्ते बने, गांवों तक सड़कें पहुंची। मेरे खुद के गांव का मेरा एक्सपीरियंस है कि गांव कहाँ है आपका? मेरा रायबरेली क्षेत्र है, तो उसमें गेगासो घाट है, गंगा नदी, तो रोड से हमें 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, और आज हम गंगा जी के किनारे तक रोड से जा सकते हैं। यानी इंफ्रा डेवलपमेंट से आप खुश हैं भारत? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऐसा पहले हुआ ही नहीं था। खाली कागजी कार्रवाइयाँ होती थी लेकिन ज़मीन पे सड़कें नहीं दिखाई देती थी। अच्छा, आप एनिमेशन और गेमिंग के बिजनेस में हैं, इस काम में हैं, तो अपने काम में आप 10 साल पहले और 10 साल के बाद यानी मोदी सरकार के क्या क्या फ़र्क देखा है आपने? सबसे बड़ा फ़र्क है जो इनका डिजिटल इंडिया कैंपेन है। आज की तारीख में मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले का जो एक वर्क कल्चर था वो ये था कि आपको रेगुलरली क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था। आपको उनके ऑफिस में पूरे दिल्ली का ट्रैफिक घूमते हुए वहाँ जाइए, 2 घंटे बर्बाद करिए, मीटिंग करिए, आधे घंटे की मीटिंग होती थी, फिर 2 घंटे वापस आइए, पूरा दिन बर्बाद होता था। ऑनलाइन है अब सब, जूम मीटिंग, किसी पे भी आप बस आराम से बात करिए, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, वो जो भी सोल्यूशंस है वो निकालेंगे, प्रोजेक्ट आपके पास होगा। तो अब चीज़ें बहुत फास्ट हैं, यहाँ तक कि मुझे तो अगर क्लाइंट से मिलने भी जाना होता है तो महीने में 2 महीने में कभी एक बार कोई नया क्लाइंट है जिसको फेस टू फेस मिलना ही ज़रूरी है, अदरवाइज अब ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अपने कमरे में अपने ऑफिस में बैठिए, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो सकती हैं, फाइल ट्रांसफ़र हो रहे हैं ईजिली। पहले आपको फ्लॉपी और डिस्क ये सब भेजनी पड़ती थी, आप सीधे अपलोड कर दीजिए फाइल उनके पास, वो अपलोड कर देंगे फाइल आपके पास। यानी भारत में जो इंटरनेट क्रांति है उससे संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से ये तो एक मैं गेमिंग इंडस्ट्री से हूँ, एनिमेशन से हूँ। मैंने मिस्टर राम मोहन के साथ काम किया जो पद्मश्री थे, अब नहीं है, उनके थ्रू मैं एनिमेशन में आया था। UTV टून्स में मैंने अपना पहला जॉब किया था। वहाँ से आज उस समय का समय और आज का समय, एनिमेशन में जो चेंजेस हुए, गेमिंग में जो चेंजेस हुए, एकदम ट्रेमेंडस है। पूरी तरह से इंडस्ट्री बदल गई है। आज जो स्कोप आर्टिस्ट के लिए है वो उस समय, पहले मेरे समय जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था तब मालूम ही नहीं होता था कि आगे मेरा रास्ता क्या होगा। विजुअलाइज़र बनूंगा, आर्ट डायरेक्टर बनूंगा, कहीं प्रिंटिंग में जाऊंगा, किधर जाऊंगा। लेकिन अब बहुत फील्ड्स हैं, आप गेमिंग में जा सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं, फिल्म के जो आजकल ये SFX हो रहे हैं, कितनी सारी मूवीज़ हमारी इंडिया में बन रही हैं जो कि ऑस्कर मिल रहे हैं जिनको, वो इंडिया में। आपकी जो इंडस्ट्री है गेमिंग एनिमेशन की, उसकी ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे हैवी है, 32% की। आप इंडिया में भी वही लेवल की ग्रोथ देख रहे हैं, उस लेवल की? उस लेवल की तो नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ग्रोथ डेफिनेटली तब से और अब में है। जब मैंने शुरू किया था और आज के हिसाब से अगर देखता हूँ मुड़ के, तो डेफिनेटली ग्रोथ है। कोई सजेशन?
सजेशन यही है इंडस्ट्री पर्पस के लिए, मैं यही कहूँगा कि अभी तक सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलता। अभी योगी जी ने भले ही हमारे यहाँ फिल्म सिटी का और ये सब एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया है, लेकिन जिस तरह से कनाडा है और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फिल्म को प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट से एड मिलती है। वहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट से एड लेकर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। बीच में कभी एक बार सुनने को मिला कि हाँ 2 करोड़ रुपए आपको एक मूवी के मिल सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से कहीं कागज़ों में ही खो के रह गया। इस तरह की स्कीम्स अगर आएंगी तो फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट होने में, एनिमेशन, गेमिंग, इसको गवर्नमेंट की तरफ से एडेड अगर कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो बेस्ट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।